हेलो दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी हेल्पर में, जहां पर हमने स्टार्ट कर दी है बीएससी थर्ड सेम की केमिस्ट्री, जिसकी हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट चल रही है, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो ये इस यूनिट का लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हम आपको 6 लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं। यदि आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर हमारा फर्स्ट टॉपिक है छद्म एका अणुक अभिक्रिया। इसे आभासी एका अणुक अभिक्रिया भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इसे स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। क्या कहते हैं? स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर इसके एग्जांपल देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होती है छद्म एका अणुक अभिक्रिया यानी स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 होती है तथा कोटि 1 होती है, छद्म एका अणुक अभिक्रिया कहलाती है। देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम इसे समझते हैं क्या हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लिया हमने C12 H22 O11 प्लस H2O, और ये जो रिएक्शन होती है वो इन्वर्टेज की उपस्थिति में होती है। इन्वर्टेज, और क्या बनता है? एक ग्लूकोज बनता है और एक फ्रक्टोज बनता है। C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक, एक ग्लूकोज बनता है और एक फ्रक्टोज बनता है। अब इसमें हम अगर मॉलिक्यूलरिटी निकालें, मॉलिक्यूलरिटी यानी कि आणविकता, अगर हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी निकालें तो कितना आएगा? देखिए एक अणु इसका है और एक अणु इसका है, तो 1 + 1 यानी कि 2। मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ गई हमारे पास? 2। ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर कितना होगा इसका? देखिए एक अणु तो इसका है तो 1 हो गया। ठीक, अब हम जानते हैं ये क्या है, ये जल है, और जल के लिए हम जानते हैं जो ऑर्डर होता है वह कितना होता है? 0 होता है, तो ये 0। तो इस तरीके से जो हमारे पास ऑर्डर आया वो आया 1। ठीक, अब इसमें आप देख रहे हैं कि ऑर्डर कितना है? 1 है, मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 2 है। तो इस तरीके से जो रिएक्शन होती है जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो, ऑर्डर 1 हो, तो उस रिएक्शन को कहते हैं छद्म एका अणुक अभिक्रिया यानी स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। इसमें कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं, केवल यही 2 पॉइंट हैं कि जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो, जिस केमिकल की रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 हो, ऑर्डर 1 हो, उसी को ही कहते हैं छद्म एका अणुक अभिक्रिया स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं CH3 COO C2H5। ठीक, जब इसकी H2O से रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? CH3 COOH प्लस C2H5OH। ठीक, अब यहां पर हम निकालें तो जैसे ऊपर निकाला, मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? मॉलिक्यूलरिटी एक अणु इसका है, एक अणु इसका है, तो 1 + 1 = 2 आ गया। ऑर्डर निकालें तो ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास, ये जल का अणु है तो इसके लिए तो 0 होता है, और एक अणु इसका है तो हमारे पास 1 + 0 = 1। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है ये क्या है? स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने अच्छे तरीके से समझ लिया कि छद्म एका अणुक अभिक्रिया, ये दूसरी उसमें भी आ सकता है, शब्दों में क्या हो जाती है? आभासी एका अणुक अभिक्रिया। ठीक है ना, तो बात एक ही है। तो स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन इंग्लिश में इसे कहते हैं, और इसकी डेफिनेशन हमने समझ ली क्या होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 होती है, ऑर्डर 1 होता है, छद्म एका अणुक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, एक बार इसे इंग्लिश में समझ लेते हैं। इंग्लिश वाले इसे कैसे लिखेंगे? देखिए, तो इंग्लिश वाले इसे कैसे लिखेंगे? क्या लिखा है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 होती है तथा कोटि 1 होती है, छद्म एका अणुक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द केमिकल रिएक्शन हुज मॉलिक्यूलरिटी इज 2 एंड ऑर्डर 1 इज कॉल्ड स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, क्या लिखेंगे? द केमिकल रिएक्शन हुज मॉलिक्यूलरिटी इज 2 एंड ऑर्डर 1 इज कॉल्ड स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक, तो इस तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले से लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा छद्म एका अणुक अभिक्रिया।
तो अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर आधारित कुछ प्रश्न, न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न देखेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए न्यूमेरिकल इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर आधारित होंगी। ठीक, तो चलिए पहला न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या है। तो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या है? सिद्ध करें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 99.9% पूरा होने के लिए आवश्यक समय लगभग 10 × t½ है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और उसे 99.9% पूरा होने में जो समय लग रहा है वह 10 × t½ है, यानी कि t½ का 10 गुना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कोई दी गई है और उसको 99.9% पूरा होने में जो समय लग रहा है वो t½ का यानी अर्ध आयु काल का 10 गुना है। ये बात हमें सिद्ध करनी है कि वास्तव में जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसे 99.9% पूरा होने के लिए जो आवश्यक समय वह t½ का 10 गुना है। ये बात हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसके लिए? सिद्ध करें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99.9% पूरा होने के लिए आवश्यक समय लगभग 10 × t½ है। तो इंग्लिश में लिख लें, प्रूव दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज t × t½ इस तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले इस न्यूमेरिकल को लिख सकते हैं। अब करते हैं हम इसे हल देखते हैं कैसे करेंगे इसे। तो हर स्टेप को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना कि दी गई प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल t½ है। ठीक है, हमने मान लिया कि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और उसके लिए जो अर्धायु काल है वह t½ है, और हम जानते हैं हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल कितना निकाला था? t½ निकाला था हमने 0.693 अपॉन k। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो हमने अर्धायु काल निकाला था वो निकाला था 0.693 अपॉन k। ठीक, अब यहां से यदि हम k की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.693 अपॉन में t½ ठीक है, अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे माना कि अभिक्रिया जो है अभिक्रिया को पूरा होने में लगा समय t है। हमने मान लिया कि अभिक्रिया t समय में पूर्ण हो रही है। ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें अभिकारक A जो है वह उत्पाद B बना रहा है। ठीक है, और ये जो अभिक्रिया है वो t समय में पूर्ण हो रही है। ठीक है, तो प्रारंभिक सांद्रता जो है अभिकारक की, माना प्रारंभिक सांद्रता हम मान लेते हैं 100 है उसकी। ठीक है, और जो उत्पाद की सांद्रता है वह 0 है। प्रारंभिक सांद्रता का मतलब क्या हुआ? जब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है तब उत्पाद की जो सांद्रता है वो अभिकारक की जो सांद्रता है वह 100 है और उत्पाद की सांद्रता 0 है। ठीक है, t समय बाद जब अभिक्रिया मतलब होना प्रारंभ हो गई तो t समय बाद जो अभिकारक की सांद्रता है वह हो जाएगी हमारे पास 100 माइनस, यहां पे क्या दिया 99.9%। ठीक है, यानी कि इतने प्रतिशत अभिक्रिया पूर्ण हो रही है, यानी कंसंट्रेशन में इतना बदलाव हो रहा है। तो 100 माइनस 99.9 और उत्पाद की सांद्रता कितनी हुई जो यहां पर होता है वही इसकी उतना ही इसको हम माइनस करते हैं ना, तो ये हो गया 99.9। ठीक, अब क्या लिखेंगे? अब करेंगे, अब यहां पे देखिए 100 माइनस 99.9 तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.1। अब हम जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमने रेट कांस्टेंट निकाला था, क्या आया था हमारे पास 2.303
अपॉन में टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये आया था प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब जहां पर जो ए की वैल्यू है, जहां a इज इक्वल टू क्या है, देखिए जब हमने ये फॉर्मूला निकाला था k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, जब हमने ये फॉर्मूला निकाला था तब हमने इस वाले स्टेप में जो प्रारंभिक सांद्रता थी वो a मानी थी, यहाँ पर 100 मानी है, ठीक है, वहां पर हमने a मानी थी, तो यहाँ पर हमने a के इक्वल क्या रखा है, 100 रखा है, ठीक है, और t से बाद सांद्रता वहां पर हमने कितनी ली थी, a माइनस एक्स ली थी, और यहाँ पर a माइनस एक्स स्थान पर क्या है, 100 माइनस 99.9, और इसको हमने सॉल्व किया तो 0.1 आया, यानी कि हम कह सकते हैं कि a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, a माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पर है 0.1। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ, जब हमने ये फॉर्मूला निकाला था k की वैल्यू जब हमने निकाली थी तो उसमें हमने इस वाले स्टेप में प्रारंभिक सांद्रता a ली थी, ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता a ली थी, तो यहाँ पर हमने a के स्थान पर लिया है 100, तो यहाँ पर हमने a इक्वल टू 100 मान लिया, ठीक है, मान के लिए आ गया हमारा, ठीक, और यहाँ पर हमने उस समय a माइनस एक्स किया था, तो यहाँ पर कितना है 100, a माइनस एक्स की जगह पे क्या रखा है 100 माइनस 99.9, तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो 0.1 आया, तो यहाँ पर हम a माइनस एक्स की जगह पर 0.1 आ गया हमारा, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम इसमें रखेंगे, इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसे रख लेता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब इतना हमने कर लिया। अब जो हमारे पास a की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, a इज इक्वल टू है हमारे पास 100 और a माइनस एक्स इज इक्वल टू है 0.1, ठीक है। अब यही वैल्यू हम इस फॉर्म में रखेंगे जो हमने भी निकाला था, k इज इक्वल टू, चलिए एक बार मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूं, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.303 अपॉन में t लॉग बेस 10 a के स्थान पर 100 आ गया हमारा, अपॉन a माइनस एक्स के स्थान पर 0.1 आ गया, ठीक है। अब क्या होगा 2.303 अपॉन t लॉग बेस 10। अब यहां से हम पॉइंट हटाएंगे तो हम जानते हैं ऊपर एक जीरो बढ़ जाता है, तो इस तरीके से अब ये जीरो यानी है ये 1000 हो गए, 1000 हो गए। अब इस 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं 10 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो 2.303 अपॉन में t लॉग बेस 10, या ऐसे नहीं लिखेंगे इसे, अब इसे लिख देंगे हम, जब लॉग के साथ 10 की घात लॉग के साथ पावर में आ जाइए। अब देखिए यहां पर ये पावर में दिया है, 10 की घात 3 की पावर में है, तो अब जब हम जानते हैं जब ये पावर में होता है तो ये लॉग के आगे आ जाता है, तो ये हो जाएगा 3 लॉग बेस 10, ठीक है। जो पावर में दिया होता है वह लॉग के आगे आ जाता है, ठीक। अब देखो 2.303 अपॉन में t इंटू 3 लॉग बेस 10, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, इसकी वैल्यू होगी 1। अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6.909 अपॉन में t, ठीक है। ये किसके इक्वल चल रहा है, हमारा k के इक्वल चल रहा है। अब क्या करेंगे, हम यहां से देखिए t इज इक्वल टू, हमें निकालना है t की वैल्यू, तो t को इधर की साइड में ले जाएंगे, तो ये जाएगा हमारे पास 6.909 अपॉन में k, और इससे पहले, और हमने k की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं पहले ही, क्या निकाल चुके हैं 6.909 अपॉन k की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, k की वैल्यू निकाली थी हमने 0.693 अपॉन में t हाफ, एक की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व कर लेंगे, 6.909 अपॉन, जब ये ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास टी हाफ अपॉन 0.693, ठीक। जब इसको हम इससे भाग देंगे तो ये हमारे पास लगभग में आ जाता है 10 के,
ठीक है, आप सॉल्व करके देख लेना, लगभग 10 के ही बराबर आएगा ये। ठीक है, 9.9 कुछ करके आ जाएगा, यानी कि 10 के लगभग में आ जाएगा ये। ठीक, तो इसी तरीके से इसीलिए यहाँ पर लगभग का यूज किया गया कि लगभग 10 इंटू टी हाफ होता है, तो ये लगभग में आएगा आंसर आपका, हो जाएगा 10 इंटू टी हाफ। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया कि प्रथम कोटि की कोई अभिक्रिया है उसे 99.9% पूरा होने में जो समय लग रहा है टी, वह हाफ लाइफ पीरियड का लगभग 10 गुना होता है। ठीक, तो इस तरीके से इस पूर्ण न्यूमेरिकल को आप कर सकते हैं। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो क्या है, सिद्ध करें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने के लिए आवश्यक समय 3.3 इंटू टी हाफ है। ठीक है, तो कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है, उसमें क्या था, इससे पिछले वाले न्यूमेरिकल में उसमें था 99.9%, उससे इजी क्वेश्चन है, उससे कठिन नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या है, जैसे पिछले न्यूमेरिकल में क्या था वैसे ही लिखेंगे इसमें। माना कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, माना कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल टी हाफ है। ठीक है, हमने मान लिया कि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और उसके लिए जो अर्ध आयुकाल है वह टी हाफ है। ठीक, तब हम जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ कितना होता है हमारे पास, ये होता है 0.693 अपॉन में के, और यहां से हम के की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में टी हाफ। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि माना कि अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय टी है। हमने ये मान लिया कि अभिक्रिया टी समय में पूर्ण हो रही है। कोई केमिकल रिएक्शन है जो उसमें उत्पाद अभिकारक बी बना रहा है, तो ये अभिक्रिया जो है वह टी समय में पूर्ण हो रही है। ठीक है, तो प्रारंभिक सांद्रता, यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता हमने मान ली, प्रारंभिक सांद्रता अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता हमने मान ली यहाँ पर 100 है। ठीक, और उत्पाद की सांद्रता 0 है। टी समय बाद ये जो सांद्रता है वो 100 माइनस कितना है 90, 100 माइनस 90, और यहां पर जो उत्पाद की जो सांद्रता है वो हो जाएगी 90। ठीक, इसे थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब हम जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमने रेट कांस्टेंट कितना निकाला था, पिछले न्यूमेरिकल में ये बताया था, उससे पहले हम निकाल भी चुके हैं 2.303 अपॉन में टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट। ठीक, अब यहां पर देखिए हमने जब ये निकाला था रेट कांस्टेंट, तब हमने यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता ए मानी थी। ठीक, और तीसरा सांद्रता जो थी वो ए माइनस एक्स मानी थी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने ए के प्लेस पे 100 यूज किया है। ठीक है, और ए माइनस एक्स के स्थान पर क्या है 100 माइनस 90। ठीक है, 90 कहां से आया हमारा, यहाँ से आया 100 माइनस 90। तो 100 माइनस 90 ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारे पास 10। 100 माइनस 90 कितना हो गया 10। तो यहाँ पे लिखेंगे जहां ए की वैल्यू कितनी है 100 है,
और a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 10 है। कैसे है 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10, तो a माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो 10 है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो वैल्यू है वो हम इसमें रख देंगे। ठीक, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, k इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। यहां पर a की वैल्यू रख देंगे 100 और a माइनस एक्स की वैल्यू रख देंगे हम 10। ठीक है, तो यहां से अब हो जाएगा 2.303 अपॉन में t log बेस 10। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, हमारे पास 10 बचा और हम जानते हैं log बेस 10 इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो k इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2.303 अपॉन में t, इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 1। ठीक, अब इस t की हमें वैल्यू निकालनी है तो t को हम इधर की साइड में ले जाएंगे और ये जगह 2.303 के इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, k की वैल्यू हमने क्या निकाली है, यहाँ पर k की वैल्यू निकाली है 0.693 अपॉन में t हाफ, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन k की वैल्यू है 0.693 अपॉन में t हाफ। ठीक, अब इस t हाफ को हम ऊपर ले जाएंगे, यहां पर ही देख लेते हैं क्या है, t इज इक्वल टू 2.303 इंटू टी हाफ और इसके अपॉन में आ जाएगा 0.693। ठीक है, अब जब हम इसको 2.303 को हम 0.693 से जब डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करके देख लेना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.3 इंटू टी हाफ। ठीक, तो इस तरीके से जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसे 90% पूर्ण होने के लिए जो समय है वो 3.3 इंटू टी हाफ होगा। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, यानी हमने इसे सिद्ध कर दिया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी शून्य और तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसको 90% पूर्ण होने में जो समय लग रहा है वह टी हाफ का 3.3 गुना लग रहा है। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल 8 मिनट है, 24 मिनट बाद अभिक्रिया कितने प्रतिशत पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, अब तक जो दो न्यूमेरिकल हमने देखे थे वो दोनों एक दूसरे के जैसे ही थे, वो उसमें केवल वैल्यूज चेंज थी। ठीक है, अब ये जो न्यूमेरिकल आया बिल्कुल डिफरेंट आया है, इसे समझते हैं। इसमें ये क्या कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल 8 मिनट है, 24 मिनट बाद अभिक्रिया कितने प्रतिशत पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो पहले इंग्लिश में एक बार इसे देख लेते हैं, फिर आगे हम इसे सॉल्व करेंगे, समझेंगे कैसे इसे करेंगे। इंग्लिश वाले इसे लिखेंगे द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 8 मिनट, कैलकुलेट द परसेंटेज कंप्लीशन आफ्टर 24 मिनट। इंग्लिश मीडियम वाले इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं कि इसमें पूछा क्या गया है। ठीक है, देखिए अर्ध आयु काल हमें दे रखा है 8 मिनट और पूछा यह गया है कि 24 मिनट बाद अभिक्रिया कितने प्रतिशत पूर्ण हो जाएगी, ये पूछा गया है इसमें। तो इसका हम मतलब समझे कि हमें एक्चुअल में निकालना क्या है। एक्चुअल में हमें इसमें निकालना है a माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हम मानते थे कि प्रारंभिक सांद्रता a है और t समय बाद सांद्रता a माइनस एक्स है, तो हम इस a माइनस एक्स की सांद्रता निकालनी है, a माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है और जो वैल्यू आएगी वही परसेंटेज में होती है। ठीक है ना, वही हमारी परसेंटेज होती है। तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है, लेकिन हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि a माइनस एक्स है, तो इसमें जो a क्या है प्रारंभिक सांद्रता है, x क्या है उत्पाद की सांद्रता है t समय बाद। ठीक, तो यहाँ पे प्रारंभिक सांद्रता को हम इस न्यूमेरिकल को हल करने के लिए प्रारंभिक सांद्रता को हम a से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इसे करेंगे हम n नॉट से। ठीक, और जो x है ये क्या दिखा रहा है t समय बाद उत्पाद की सांद्रता दिखा रहा है, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर n से, यानी इस फॉर्म को हम इस तरीके से लिखेंगे n नॉट माइनस n। ठीक है, यहां तक हो गया, समझ में आया। एक ही जगह पर हम एन नॉट यूज कर रहे हैं, एक्स की जगह पर हम एन यूज कर रहे हैं। अब हम जानते हैं, हमने इससे पहले न्यूमेरिकल में ए के प्लेस पर हमने ए की वैल्यू कितनी ली थी 100 ली थी, प्राइमरी सांद्रता हम 100 मान लेते हैं नॉर्मली। ठीक है, और एक्स टी जो है
x है ये हमें निकालनी पड़ेगी। यानी कि हम यहाँ पर एन नॉट तो हमने मान लिया 100 है, एन नॉट तो हमने 100 मान लिया, और एन है इसकी हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक, अभी हम रफली समझ रहे हैं, फिर हम इसे करेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एन की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब एन की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू 1/2 की पावर एन। ठीक है, एन नॉट तो हमने 100 मान लिया है। ठीक, तो एन की वैल्यू हमें निकालनी है। ये वाला एन हमें कहां से मिलेगा? तो ये वाले एन निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है एन बराबर टी अपॉन टी हाफ। ठीक है, ये वाले एन की वैल्यू हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब क्या है, अब टी की वैल्यू हमें दे रखी है, क्या दे रखी है यहाँ पर 8 मिनट दे रखी है, 8 मिनट दे रखी है, और टी हाफ की वैल्यू नहीं, टी हाफ की वैल्यू हमें दे रखी है 8 मिनट, और टी की वैल्यू हमें दे रखी है 24। तो इस तरीके से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3। ठीक, तो हमें यहाँ पे एन की वैल्यू मिल गई। अब देखो यहाँ पर हमें एन की वैल्यू मिल गई। अब एन की वैल्यू मिल गई तो हम इस फॉर्मूले में उठा के रख देंगे, तो ये हो जाएगा एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू 1/2 की पावर 3। ठीक है, एन की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर। अब क्या करेंगे, एन अपॉन एन नॉट की वैल्यू कितनी है, एन नॉट की वैल्यू हमने 100 मान ली है, इज इक्वल टू 1/2, इसका क्यूब है तो ये हो जाएगा 1/8। ठीक, अब यहां से हमारे पास ये जो आएगा वो जाएगा n इज इक्वल टू 100/8, यानी n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 12.5। जब हम 100 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12.5। अब हमें n की वैल्यू मिल गई। अब इस n की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा n नॉट माइनस एन नॉट, यानी कि 100 है, एन नॉट की वैल्यू कितनी है 100 माइनस 12.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 87.5, और ये वैल्यू जो होती है परसेंटेज में होती है। तो इस तरीके से इसका आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसे फ्रेंडली कर लेते हैं, हमने रफली समझ लिया। चलिए देखिए, हमने यहाँ पर a माइनस एफ के स्थान पर एन नॉट माइनस एन ये क्यों यूज किया? ये इसलिए यूज किया कि कभी कभी क्या होता है, जो न्यूमेरिकल एग्जाम में आ जाता है तो ये न्यूमेरिकल इस मतलब कि इस लैंग्वेज में ना आए, ये इस तरीके से आ जाता है कि मान उसमें देते हैं कि एन नॉट की वैल्यू एन नॉट की वैल्यू 100 है। ठीक है, और जो टी हाफ है वह 8 मिनट है, और टी की वैल्यू जो है वो 24 मिनट है। ठीक है, और हमें निकालना है एन नॉट माइनस एन निकालिए, ये कह देते हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ पर तो हम एन नॉट का यूज किया गया है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि एन नॉट ये तो हमने कभी देखा ही नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको ए माइनस एस को यहाँ पर एन नॉट माइनस एन यूज किया। ठीक, ताकि इस फॉर्म में चाहे न्यूमेरिकल आ जाए चाहे इस फॉर्म में आप दोनों तरीके से करके आ सको। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, अब इसे हल करेंगे हम फेयरली। समझ तो अच्छी तरीके से गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो क्या है, तो सबसे पहले हम ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं जो हमारे पास दे रखा है। क्या दे रखा है? हमारे पास दे रखा है टी हाफ। ठीक है, टी हाफ दे रखा है हमारे पास 8 मिनट। ठीक, स्मॉल टी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 24 मिनट। ठीक, और यहां पर हमें निकालना है एन नॉट माइनस एन, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहां पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे एन इज इक्वल टू, क्योंकि हमें स्मॉल एन की जरूरत पड़ेगी तो ये हो जाएगा टी अपॉन टी हाफ। ठीक, तो एन इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, टी की वैल्यू कितनी है 24 है, टी हाफ की वैल्यू 8 है, ये हो गया हमारे पास 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर हमें n की वैल्यू मिल गई। अब n की वैल्यू मिल गई तो हम इस वाले n की कैपिटल N की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि क्या है t समय बाद उत्पाद की सांद्रता है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हम कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे हम n अपॉन एन नॉट करके, और जो होता है n अपॉन एन नॉट इक्वल होता है 1/2 की पावर n, और n का मान हमारे पास 2 की पावर n। ठीक है, अब n अपॉन एन नॉट की वैल्यू हमने कितनी मान ली 100 मान ली, यहां पर भी लिख लें कि एन नॉट मान लिया है हमने 100। ठीक है, अब यहां पर लिख लेंगे 1/2 की पावर, जो हमारे पास 3 है, n का पावर 3, n का मान 3 आया तो यहां पर 3 लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहां पर
n इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास n अपॉन 100 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 8। ठीक, तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी 100 अपॉन 8 और यहाँ से n इज इक्वल टू आ गया, जब इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से 100 को तो आएगा 12.5। आप हल करके देख लेना। अब क्या है, हमें निकालना है n नॉट माइनस n, n नॉट माइनस n, ये हमें निकालना है। तो ये आएगा हमारे पास n नॉट की वैल्यू है 100 माइनस 12.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 87.5 और ये जो आता है वो परसेंटेज में आता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, दिखा है एक यौगिक के 1 मोल से प्रारंभ करने पर यह ज्ञात हुआ कि 1 घंटे में अभिक्रिया 3/4 पूर्ण हो जाती है। वेग स्थिरांक की गणना करें यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि के अनुसार हो रही है। क्या है, अभिक्रिया प्रथम कोटि के अनुसार हो रही है, यानी कि इसमें जो पूछा गया वो पूछा गया रेट कांस्टेंट, हमें वेग स्थिरांक की गणना करनी है। इसमें इंग्लिश में इसे कैसे लिखेंगे इस न्यूमेरिकल को, ये देख लेते हैं, फिर हम इसे हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग विद 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इट इज फाउंड दैट द रिएक्शन इज 3/4 completed in 1 hour. Calculate the rate constant if the reaction is of first order. ठीक है, यानी कि अभिक्रिया यदि प्रथम कोटि के अनुसार हो रही है तब हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है और 1 घंटे में अभिक्रिया 3/4 पूर्ण हो रही है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें लिखा है कि एक यौगिक के 1 मोल, एक की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1। ठीक, जैसे हम अब तक जो हमने क्वेश्चन हल किए थे उसमें हमें एक की वैल्यू देने रखी थी। ठीक है, यहाँ पर हमें एक की वैल्यू दे रखी है, क्या है, 1 मोल है, यानी जो प्रारंभिक सांद्रता है वह कितनी है, 1 है। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है। और यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है, टी दे रखा है हमारे पास 1 आवर। ठीक है, और ये क्या है, 1 घंटे में अभिक्रिया 3/4 पूर्ण हो जाती है। कितनी पूर्ण हो रही है, 3/4 पूर्ण हो रही है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेट कांस्टेंट ए की वैल्यू। ठीक, देखो कैसे हल करेंगे इसे, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, यहां से हम हल कर लेते हैं। हम जानते हैं कि इजिकल टू क्या होता है, ये होता है 2.303 अपॉन में टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये होता है हमारे पास। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, ये जो वैल्यू है भाई इसमें पुट कर देनी है। 2.303 अपॉन में टी लॉग बेस 10, ए के प्लेस पर कितना है हमारा 1, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां पर भी ए की वैल्यू 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 3/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2.303 अपॉन में टी की वैल्यू यहां पर हमें दे रखी है 1 आवर दे रखी है। ठीक है, टी की वैल्यू हमें 1 आवर दे रखी है, यहां पर भी 1 आवर कर लेंगे और यहां पर भी 1 आवर कर लेंगे। ठीक, अब लॉग बेस 10, अब यहाँ पर 1 माइनस 3/4 है, तो यहाँ पर जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये जाएगा 4 माइनस 3 यानी कि 1, तो 1/4 आएगा, नीचे आ जाएगा 1/4 और जब 1/4 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। ऐसे देख लेते हैं, 1 अपॉन जब 1 में से 3/4 घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 1/4 आ जाएगा, और इस 1/4 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 4/1। ठीक है, तो यहां पर मैं ये सब ना लिख के केवल 4 लिख देता हूं, यहां पर ये हो जाएगा हमारे पास 4, क्योंकि जगह कम है इसलिए थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ये 4 हो गया। अब इस 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 करके। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं, 2.303 अपॉन में 1 है हमारा। ठीक, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि लॉग बेस 10 2 की पावर 2 है, तो ये पावर जो है वो आगे आ जाती है। ठीक है, तो ये जाएगा 2 लॉग बेस 10 2, और लॉग 2 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, लॉग 2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 2.303, ये हो गया हमारा, इंटू 2 इंटू लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.301। ठीक है, अब यहां से हम तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू जो आती है हमारे पास वो आती है
1.386। आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लें, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर और इसकी हमने यूनिट निकाली थी कांस्टेंट की, प्रथम कोटि के विकर्ण की निकाली थी, टाइम इनवर्स निकाली थी। टाइम यहाँ पे कितना किसमें दे रखा है, घंटे में, हावर में दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हावर इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया इसका आंसर। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। एक न्यूमेरिकल हमारा और रह गया है, वो हम इससे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ये वीडियो की लेंथ हो जाएगी बहुत लंबी, और इससे क्या होगा, वीडियो अपलोड होने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम एक न्यूमेरिकल जो रह गया उसे करेंगे और साथ ही एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। यदि आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि चैनल आपके लिए यूजफुल रहा हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहिए।